today we are going to deal with the doctrine of part performance. ये डॉक्ट्रिन सेक्शन 53A में है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो एक सिनेरियो के साथ स्टार्ट होता है, एक सिचुएशन के साथ स्टार्ट होता है। यहाँ पे जैसे सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, एक इन लोगों ने सिचुएशन बताई है, उसके बाद उस सिचुएशन का, उस सिनेरियो का सोल्यूशन बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी पहले आपको एक सिनेरियो बताऊंगी और उस सिनेरियो को जब आप समझ जाओगे तो यू विल इजीली गेट दैट व्हाट इज दिस पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल ही डॉक्ट्रिन बताएगा। ठीक है, ये एग्जांपल ही आपको डॉक्ट्रिन बताएगा। अब देखना, एक ए है और एक बी है। ए के पास एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बी को सेल कर देता है। उसकी एक प्रॉपर्टी है एक्स, वो बी को सेल कर देता है। बी क्या करता है, बोलता है कि अभी मेरे पास सपोज 50 लाख रुपए के में वो सेल कर रहा है, तो बी ऐसा बोलता है कि अभी जो मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 25 लाख रुपए है। तो ए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी 25 लाख रुपए ही दे दो, ठीक है, और मैं तुम्हें प्रॉपर्टी की पोजीशन दे देता हूं, तुम उस पर अपना आराम से रहना। ठीक है, या जिस भी पर्पस के लिए, सपोज के लैंड है तो उसके अंदर आप अपना एग्रीकल्चर वर्क है वो करना, जो भी है, पेड़ पौधे जो भी लगाने वो लगाना, आपके ऊपर है। ठीक है, 25 लाख रुपए में तुम दे दो, अभी मैं तुम्हें पोजीशन दे दूंगा प्रॉपर्टी का। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपस में राइटिंग में एग्रीमेंट कर लेते हैं। ए और बी जब ये 25 लाख रुपए दे देता है, पोजीशन दे देता है, आपस में राइटिंग कर लेते हैं कि ठीक है, ये जो है बी जो है कुछ टाइम पीरियड डिसाइड कर लेंगे, कह लो 6 महीने, तो बी जो है 6 महीने के अंदर बाकी 25 लाख रुपए और दे देगा। सीधी सी बात, कोई डिफिकल्टी। दोबारा से सिचुएशन को समझो। इस सिचुएशन में क्या होता है कि दो पार्टीज है, ए और बी। ए के पास एक प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो क्या करता है, बी को सेल करता है। अब ऐसा होता है, सब पॉसिबल नहीं रहता कि एक ही बार आप सारा अमाउंट दे दो, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि ए बोलता है ठीक है, अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी आप आधा दे दो, अभी मैं आपको पोजीशन दे दूंगा, और जो बाकी आधा है हम आपस में बैठ के रिटर्न अग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप ये जो बाकी है आप आधा बाद में दे दोगे। बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, बी को जो है पोजीशन भी मिल गई, लेकिन बाद में जो ए है उसको ऐसा लगता है 6 महीने का समय है, 3 महीने हो जाते हैं, बी ने पैसा नहीं दिया, जो भी, अभी तो 6 महीने का समय है बी के पास। अब बी देने के लिए भी राजी है, बी इस बात से डिनाई भी नहीं कर रहा है कि मेरे 25 लाख रुपए है नहीं, या फिर उसके साथ जो इंटरेस्ट है, बी किसी चीज से डिनाई नहीं कर रहा है, बी हर कंडीशन के साथ कॉम्प्लाई करने के लिए तैयार है जो कि सेल से जुड़ी हुई है। तो ए को लगता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को बी को सेल कर रहा हूं ना, तो मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा, 50 लाख रुपए से बहुत कम अमाउंट है। या फिर ए को ऐसा लगता है कि यार क्या करूंगा, प्रॉपर्टी बेच के अपने पास से प्रॉपर्टी रख लेता हूँ, बी को हटा देता हूँ, वैसे भी बी ने कौन सा भी पूरा पैसा दिया, हटा देता हूँ बी को, पोजीशन ही तो है बी के पास, ओनरशिप तो मेरे पास ही है ना, बी को हटा देता हूँ। ऐसे कैसे को बी को हटा लेगा, तो उससे बाद का सोल्यूशन है सेक्शन 53A। सेक्शन 53A कहता है, वो ट्रांसफरर को डीबार करता है कि वो ट्रांसफरी से पोजीशन नहीं ले सकता अगर ट्रांसफरी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस किया है। पार्ट परफॉर्मेंस मतलब 25 लाख रुपए दिए हैं, साथ ही वो बाद के 25 लाख रुपए भी देने को तैयार है और ना वो इस चीज से डिनाई कर रहा है। तो आप क्यों उसकी पोजीशन लोगे, पोजीशन लेना यहाँ पे गलत कहा जाएगा। यहाँ पे जो बी है, जो हमारा ट्रांसफरी है, वो उसने क्या कहते हैं कि पार्ट परफॉर्मेंस किया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मान लो 50 लाख रुपए देना है, तो उसने क्या किया, आधा दे दिया है ना, जितना भी दिया, ठीक है, मान लो 25 लाख दिया ना, तो पार्ट परफॉर्मेंस तो कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट का, थोड़ा और पार्ट रह रहा है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना। 25 लाख रुपए दे देगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा ना, अरे 25 लाख रुपए देने रह रहे, पर कुछ तो परफॉर्म किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट किया है ना, डेफिनेटली किया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ए आके बी को निकलवाना चाहता है, नहीं निकलवा सकता। जब बी सारी मतलब जो भी इसके लाइबिलिटीज है बी की, ठीक है, 25 लाख रुपए और देने हैं या फिर जो भी इंटरेस्ट, वो सब करने को तैयार है, तो ए कैसे निकालेगा, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। आई होप आप उसको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग क्या एसेंशियल्स है, क्या रिक्वायरमेंट और बेरक के लैंग्वेज में। ओके, ये एग्जाम्पल सबसे जरूरी है, नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, ठीक है। अब एसेंशियल्स देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो एसेंशियल्स जब आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो पहले एसेंशियल क्या है कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए,
ठीक है, ए और बी के बीच में। ए यहाँ पे ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफर है। ये अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, किसको बेच रहा है? बी को बेच रहा है, ठीक है। और किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, तो मतलब एक कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी इसके अंदर। और अगली चीज क्या है? कंसिडरेशन के लिए, मतलब प्रॉपर्टी के बदले इंसान पैसा देगा, जैसे मॉर्गेज हो गया, लीज हो गया, किसी भी तरीके का ट्रांसफर। सिर्फ सेल ही नहीं है, ये मत समझना कि सिर्फ सेल ही होगा, मॉर्गेज भी हो सकता है, लीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आप ये कई सारी चीजें, सिर्फ सेल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब कंसिडरेशन लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब गिफ्ट नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि गिफ्ट में कंसिडरेशन थोड़ी होता है। अगर सपोज किसी ए ने बी को सेल करने की बजाय गिफ्ट किया होता, तो क्या जो बी है इस सेक्शन का डिफेंस ले पाता? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन इसमें एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगला, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ओरल एग्रीमेंट हो चुका है पार्टीज के बीच में, फिर उसी भरोसे वो लोग उसी भरोसे कोर्ट में चल दिए, नहीं। और एक और बात, एक केस था इससे रिलेटेड। शुरुआत में केस में ये बोला गया था कि इंग्लिश लॉ है ना जो पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, उसमें ओरल डॉक्ट्रिन भी चलता है। तो इंडिया में भी एक जजमेंट आया था, उसमें कोर्ट ने बोला कि ओरल मतलब अग्रीमेंट है वो भी चलेगा, लेकिन बाद में उसे ओवर रूल कर दिया गया। ऐसा बोला गया कि अगर हम लोग ओरल अग्रीमेंट को अलाउ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कुछ एक्सप्रेस प्रोविजन है जो कि ये कहते हैं कि कोई अगर सेल हो रहा हो या मॉर्गेज हो रहा हो जिसमें 100 रुपए से ऊपर का ज्यादा का सम इन्वॉल्व है, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होना चाहिए, राइट। तो मतलब हम लोग तो टीपीए के प्रोविजंस का वायलेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी वायलेशन हो रहा था। तो भाई जरूरी ये है कि राइटिंग में होना चाहिए और ट्रांसफर यानी कि ए उसे साइन भी करे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्टेन होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी कितने रुपए में कितने टाइम पीरियड के अंदर पैसा देगा दूसरा पार्टी बी, ओके। देन अगला है जो ट्रांसफरी है उसके पास पोजीशन होनी चाहिए, या तो पहले से पोजीशन में हो या फिर उसे तभी इन्हें पोजीशन दे रखी हो, ठीक है। सेल से पहले भी हो सकता है कि पोजीशन में हो या उस दौरान पोजीशन में हो। अब जैसे एक बात बताती हूँ, जैसे हमने वो सिनेरियो पढ़ा था, उसमें क्या था, बी जो था कोर्ट क्यों गया था, वो जो ए था उससे अपनी प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कह रहा था ना, बी से कहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी उसे खाली कर दो, यही कह रहा था ना। तो इसी बात को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में गया ना, तो भाई पोजीशन में था तभी तो गया ना। अगर पोजीशन में नहीं है तो इस डॉक्ट्रिन का कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसफरी है वो कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में कुछ काम करे। कहने का मतलब ये है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉम्प्लाई कर रहा है, उसके लिए कुछ काम करे। जैसे 50 लाख रुपए की थी प्रॉपर्टी, उसने 25 लाख रुपए दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में 50 लाख रुपए लिखे तो 25 लाख दिए ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की ही तो काम कर रहा है। अगला, अगर जो 25 लाख रुपए बच गए या फिर जो भी पार्ट है जिसके साथ कॉम्प्लाई नहीं किया है, ट्रांसफरी कह रहा है कि मैं कॉम्प्लाई करूंगा सबके साथ, फिर तभी वो कोर्ट जा सकता है। मना कर दे कि मैं नहीं करूंगा तो भाई कोर्ट भी तुम्हें क्यों दिलाएगा पोजीशंस प्रॉपर्टी की। तो जो ट्रांसफर है वो अपनी तरफ से एकदम क्लीन होना चाहिए कि हाँ जो जो कंडीशन है उनके साथ कॉम्प्लाई करूंगा, मैंने इन चीजों के साथ कॉम्प्लाई किया है, तो ही उसे पोजीशन कोर्ट दिलाएगा। वरना ट्रांसफर भी यहाँ से लड़ रहा है मैं पैसा नहीं दूंगा, तो ट्रांसफर को तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ओके। एक चीज इम्प्लाइड थी इस जो पूरा हमने ये पढ़ा, जो कंसेप्ट पढ़ा, उसके अंदर दो पार्टीज थी ए और बी, जिसमें ट्रांसफर ही था ना। ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी की पोजीशन तो थी लेकिन टाइटल का पोजीशन नहीं था। तो अगर सपोज क्या कहते हैं कि बी के पास टाइटल है ऑलरेडी, उसके बाद पोजीशन खाली करने के लिए ए कह रहा है, तब इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल नहीं होगा, तब उसके लिए अलग रेमेडीज है, ठीक है। अब जब भी इस डॉक्ट्रिन की बात आती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस डॉक्ट्रिन को हम एज अ शील्ड यूज करते हैं, नॉट एज अ स्वॉर्ड। तो शील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड, तो देखो ऐसे होता है। देखो सबसे पहली बात, जो शील्ड होता है ना वो किस लिए यूज होता है? डिफेंस के लिए, राइट। और स्वॉर्ड किस लिए यूज होता है? एक्शन लेने के लिए। तो सेम यही चीज है यहाँ पे। सेक्शन का यूज कैसे होता है, इसे जो ट्रांसफरी रहता है ना, जैसे मैंने आपको दो पार्टीज बताई, तो जो ट्रांसफरी रहेगा बी, वो इसका इस्तेमाल करता है, वो भी इसलिए नहीं कि वो ए के अगेंस्ट एक्शन ला सके। एक्शन कौन लाता है? ए लाता है कि भाई तुम पोजीशन खाली करो इस प्रॉपर्टी की, मुझे इसकी पोजीशन वापस करो। तो बी क्या करता है, इस डॉक्ट्रिन का सिर्फ और सिर्फ अपना डिफेंस लेने के लिए यूज करता है, कोर्ट के पास जाता है कि बस मुझे जो है मेरे को डिफेंस प्रोवाइड करो इस सेक्शन के थ्रू कि मेरे से पोजीशन ना ली जाए इस प्रॉपर्टी की। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं और मैंने कुछ पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया है। तो ये किस लिए यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए, ट्रांसफरी के डिफेंस के लिए। तो देखा जाए जो डॉक्ट्रिन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? ट्रांसफरी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कैसे यूज हो रहा है? एज अ शील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड। आई थिंक आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा इस सेक्शन के रिगार्ड में, ओके। अब अगला इससे रिलेटेड इस सेक्शन में एक प्रोविजो भी है,
उस प्रोविजन में ये कहा गया ना, सपोज क्या कहते हैं कि दो पार्टीज है ए और बी, ठीक है। अब बी जो है उसको ए ने कहा है कि तुम इसकी पोजीशन खाली करो। अभी बी ने पोजीशन खाली ही नहीं करी, ए क्या करता है, ले जाके इस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर देता है। तो अब क्या सी जो है उसके पास राइट होगा इस प्रॉपर्टी पे? तो हाँ राइट होगा, लेकिन इसका राइट इफेक्ट नहीं होगा। अगर सी ने पैसे देके पूरा कंसिडरेशन देके अगर प्रॉपर्टी ली है तो हम सी का राइट कैसे जाने दे, राइट। अब अच्छा एक और बात, अभी ये जानने से पहले एक और कंसेप्ट जान लो। देखो बी को हम बोलेंगे ट्रांसफरी, ठीक है, और जब फिर से कोई लेता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सबसीक्वेंट ट्रांसफर। तो सी यहाँ पे कौन हो जाएगा, सबसीक्वेंट ट्रांसफरी, ठीक है। पहले जिसने लिया वो हो गया ट्रांसफरी, प्रायर ट्रांसफरी बोल लो, और जो उसके बाद लेता है उसे बोलते हैं सबसीक्वेंट ट्रांसफरी। तो सी यहाँ पे सबसीक्वेंट ट्रांसफरी है। बेयर एक्ट में एक्चुअली वर्ड सबसीक्वेंट ट्रांसफर लिखा था, इस वजह से मैंने आपको सबसीक्वेंट ट्रांसफरी का मतलब बताया। तो जो बाद में आके खरीदता है, ठीक है, पहले कोई और ले चुका है, तो यहाँ पे जो सबसीक्वेंट ट्रांसफरी है जो सी है, अब उसका राइट को क्या कोर्ट बचाएगी, बिल्कुल उसका राइट को कोर्ट बचाएगी, लेकिन शर्त ये है कि उसने बोनाफाइड इंटेंशन के साथ परचेज किया हो। मतलब सी ने पूरी रीजनेबल इंक्वायरी कंडक्ट करी हो, और इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उसे लगता है कि हाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड नहीं है, प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई केस नहीं चल रहा है, या फिर ऑलरेडी से किसी और ने खरीदा नहीं है, किसी और का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ही ये जो है प्रॉपर्टी सी के पास जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करो, तो आपको ये जो प्रोविजन है वो इतना मतलब इफेक्टिव नहीं लगेगा। रीजन क्या है, एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले ये पढ़ा था ना कि बी के पास पोजीशन होता है, तो जब वो प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करेगा देखेगा किसी और के पोजीशन में, तो क्या वो सवाल नहीं उठाएगा? तो यहाँ पे जो परचेज करेगा वो डेफिनेटली बोनाफाइड तरीके से तो परचेज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बी के पास पोजीशन है। तो कोर्ट अगर वो सी बोनाफाइड तरीके से परचेज भी कर रहा है ना, लेकिन कोर्ट तो बोलेगी कि बी के तो पोजीशन में था, ऐसे कैसे तुमने इंक्वायरी नहीं करी, राइट। तो इसका जो प्रोविजन है तब कोई इफेक्टिव नहीं है। नाउ वी विल सी द लास्ट थिंग रिलेटेड टू दिस इज इंग्लिश डॉक्ट्रिन जो है पार्ट परफॉर्मेंस का, और जो इंडियन डॉक्ट्रिन है पार्ट परफॉर्मेंस का, उसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। अच्छा मैं फॉर इन्फॉर्मेशन में बताऊँ, ये जो डॉक्ट्रिन है ना पार्ट परफॉर्मेंस का, ये आया था इंग्लिश कंसेप्ट से ही, इंग्लिश लॉ से ही आया था। उधर जो था सेम इसी तरीके का कंसेप्ट था, ठीक है, जैसे मैंने आपको पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताया, लेकिन कुछ फर्क है। फर्क ये है, सबसे पहला फर्क ये है कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके लिए जो हमने देखा था इंडियन लॉ में था कि अगर जो ट्रांसफरी था वो कोर्ट में जा रहा था, तो जो अग्रीमेंट होना चाहिए किसमें रहना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में क्या है, ओरल अग्रीमेंट भी चलेगा, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया में ऐसा होगा तो टीपीए के प्रोविजन और रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन का वायलेशन होगा। तो ओरल एग्रीमेंट विल वर्क इन इंग्लिश लॉ, पहली चीज। दूसरा डिफरेंस है ना, अभी आपने ये पढ़ा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है, इसे बस हम लोग एज ए शील्ड यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं कि सिर्फ डिफेंस के लिए यूज होता है, राइट। लेकिन जो इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, उधर जो ट्रांसफरी है अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकता है एज ए डिफेंडेंट ही नहीं बल्कि एज ए प्लेंटिव भी। मतलब वो एक्शन भी ला सकता है इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए, साथ ही साथ डिफेंस भी ले सकता है। तो मतलब इसमें दोनों चीज यूज हो सकती है, मतलब एज ए स्वॉर्ड भी यूज किया जा सकता है और एज ए शील्ड भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इंडियन लॉ में सिर्फ और सिर्फ एज ए शील्ड ही यूज किया जा सकता है। So thank you for watching this video. If there's any doubt, do mention in the comment box. I'll try my best to help you.